हेलो एवरीवन, मैं हूं पुनीत शर्मा और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विधि मेंटोरा पे। इस चैनल पे आपको कंटेंट मिलेगा क्लैट पीजी का, एलएलबी सेमेस्टर एग्जाम्स का, प्लस जुडिशियल फ्री क्लासेस। अभी हम इस चैनल पे चला रहे हैं एलएलबी सेमेस्टर एग्जाम सीरीज, जिसके अंदर हम स्पेशल फोकस करते हैं सेमेस्टर एग्जाम्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करते हैं, उसके बेसिस पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है मैं वो बताता हूँ। साथ में डेली हर सब्जेक्ट के ऊपर 2 वीडियोस अपलोड होती हैं। अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट हमें मोटिवेशन मिले कि हम ऐसी वीडियोस और अपलोड कर सकें जिससे आपके एलएलबी एग्जाम्स में आपको फ़ायदा हो और आपके जुडिशियल प्रिपरेशन में बेनिफिट हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज इन दी सीपीसी। ये सीपीसी के बेसिक्स की एक और वीडियो है। इससे पहले भी हमने 2 वीडियोस बनाई हैं, उसको चेक करने के लिए आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। उसमें सीपीसी का पूरा कंटेंट है, साथ में बेसिक्स भी हैं। इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज इन दी सीपीसी आज हमने टॉपिक इसलिए लिया है, इसकी इंपॉर्टेंस किस सेंस में है। 2 प्रोस्पेक्ट हैं। पहली चीज प्रैक्टिकल। मान लीजिए आपको एडवोकेसी भी करनी है, एडवोकेट भी बनना है, तो एक चीज बेटा समझिएगा कि 2 तरीके के एडवोकेट होते हैं। एक जो हाईली पेड होते हैं, एक एवरेज एडवोकेट जिनको ज्यादा पे नहीं होता। फर्क क्या होता है 2 तरह के एडवोकेट्स में? फर्क सिर्फ एक चीज का है, ड्राफ्टिंग। जिसकी जितनी अच्छी ड्राफ्टिंग है ही विल बी पेड मोर, और उसको पता है कि मुझे कोर्ट में प्रूफ क्या करना है, उसकी डायरेक्शन सीधी रहती है। इसलिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना हर किसी के आसान काम नहीं है, क्योंकि वहां पे ड्राफ्टिंग का टेस्ट हो जाता है आपकी। और ड्राफ्टिंग अगर जिसकी अच्छी है तो केस, उसको पता है कि मेरा केस कहाँ जाएगा और मुझे केस कैसे आगे लेके जाना है। तो जो हम टर्म्स यूज करेंगे, जो समझेंगे सीपीसी की, आपको हेल्प करेगी रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में। क्योंकि एक जज जिसको रोज इतनी फाइलें पढ़नी है, उसके पास समय नहीं है कि वो डेली आपकी जो इतनी बड़ी, आपने जो 100 पन्नों की, 50 पन्नों की जो आपने प्लीडिंग्स बना दी है, जो आपने प्लेन ड्राफ्ट करी है, उसके पास टाइम नहीं है कि उसको पढ़े पूरा बैठ के। वो कुछ चीजें ढूंढ रहा होता है उसके अंदर। अगर उसको वो चीजें दिख गई तो समझ जाता है कि ये केस किस लॉ को रिलेटेड है और इसमें क्या मेजर डिस्प्यूट है। तो जज का काम आसान हो जाता है। जज बेसिकली आपकी ड्राफ्टिंग में वो ही ढूंढ रहा है, उसको नहीं मतलब है कि आपने इतने सारे पन्नों में क्या लिखा है, वो तो चलते हुए केस में फिर भी जान लेगा, लेकिन इनिशियली ऊपर से देख के समझ जाएगा प्लेंट को कि इसमें मुद्दा क्या है। तो आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी होगी, जज को हेल्प होती है, प्लस आपको पता होगा कि मुझे अपने केस में प्रूफ क्या क्या चीजें करनी है। दूसरी चीज, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो सीपीसी आपके लिए बड़ा आसान हो गया। बेशक दुनिया को डर लगेगा सीपीसी से, आपको नहीं लगने वाला, क्योंकि पूरा सीपीसी इन वर्ड्स पे ही टिका है। आपको ये वर्ड सीपीसी में जगह जगह दिखते हैं जब आप पूरा प्रोसीजर लॉ पढ़ते हो, तो सीपीसी का डर आपके अंदर से निकल जाएगा। प्लस जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर में बनते हैं रेस सब्जुडियस, रेस जुडिकाटा के, जो बच्चों को समझ ही नहीं आता, पूरी एलएलबी खत्म होने की रेस जुडिकाटा है क्या, रेस सब्जुडियस है क्या, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्या होता है, वो टर्म्स आपको समझ आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उनमें भी ये वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। क्या इस केस में रेस सब्जुडियस लगेगा या लगेगा, रेस जुडिकाटा लगेगा या लगेगा। उस चीज को एनालिसिस करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इन वर्ड्स का मतलब आना चाहिए। तो आप अपने आप भी एनालिसिस कर लो कि क्या इस क्वेश्चन पे रेस जुडिकाटा है या नहीं। तो ये सारे वर्ड्स सीपीसी की फाउंडेशंस हैं, बार बार एक्ट में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं अपने पहले वर्ड से, कॉज ऑफ एक्शन। पहला वर्ड है हमारा आज का कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। अब सर ये वर्ड क्यों लिया? 2 चीजें। मैंने क्या बोला, एक जज जब आपकी प्लेंट पढ़ रहा होता है ना, वो पूरी चीज नहीं पढ़ता, उसको कुछ चीजें वो उसमें ढूंढ रहा है, उससे अगर वो चीजें उसको दिख गई, मैनिफेस्ट हो गई, तो
फिर उसके लिए वो केस समझ आता है, अच्छा इस केस में ये डिस्प्यूट है मेजर, अच्छा मुझे ये केस पे टॉर्ट लगाना है, हिंदू लॉ लगाना है या टीपीए लगाना है, उसको पता चल जाती है कहानी और केस आया किस वजह से है। तो सबसे पहली चीज होती है कॉज ऑफ एक्शन। जैसे आप वकील हो, मान लीजिए एक क्लाइंट आया, क्लाइंट ने आपको अपनी पूरी कहानी सुना दी कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, दुनिया जहां की कहानी, ठीक है। आपको एज एन एडवोकेट उस कहानी में खोना नहीं है। आप जब क्लाइंट को सुन रहे हो तो स्पेसिफिकली बस उसमें एक चीज ढूंढा करो कि इसकी जो पूरी कहानी है इसका कौन सा लीगल राइट है जिसका वॉयलेशन हुआ है। आपने बस ये जानना है कि भैया इसके साथ जो प्रॉब्लम हुई उसके अंदर कौन सा लॉ इन्वॉल्व है और किस लॉ के किस राइट का इसका वॉयलेशन हुआ है। अगर कोई लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ है जब भी आप कोर्ट जा सकते हो, वरना कोर्ट नहीं जा सकते। इट इज अ कॉज ऑफ एक्शन। जब भी आप जज के आगे जाते हो ना, जज कभी आपकी प्लीडिंग्स पढ़ के उसको नहीं समझ आ रहा और कॉज ऑफ एक्शन आपने ढंग से लिखा नहीं है, तो जज आपसे यही पूछेगा भाई क्यों आए हो, क्या डिस्प्यूट है। तो आपसे सीधा पूछ रहा है क्यों आए हो मेरे पास। बेसिकली ही इज आस्किंग अबाउट योर कॉज ऑफ एक्शन कि भैया मुद्दा क्या है, कौन सा राइट है जिसका वॉयलेशन हो जिसकी वजह से तुम लोग मेरे पास आए हो। तो कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, बेसिकली बंडल ऑफ फैक्ट्स होता है, इवेंट होता है जो पार्टीज को राइट देती है कि अब वो कोर्ट जा सकती हैं। आपके साथ कुछ घटना हुई कि भैया मेरे घर, जैसे आपके पास टॉर्ट में राइट है कि विदाउट योर परमिशन आपके घर में कोई भी एंटर नहीं कर सकता, ये आप लोगों का लीगल राइट है। एक इंसान है, एक अंकल है, एक बार आपके घर में विदाउट परमिशन एंटर कर गए, आपने भेज दिया, ठीक है। 2 दिन हो गए, अगले दिन भी सेम उन्होंने हरकत करी, फिर भी चलो आपने अवॉइड करा। लगातार 7 बार वो सेम सिचुएशन कर चुके हैं, विदाउट योर परमिशन आपके घर में हमेशा एंटर कर जाते हैं। अब आप तंग आ गए, आप चाहते हो कोर्ट में केस फाइल करना ट्रेसपास का। तो भैया आपने वकील को अपनी कहानी सुनाई, क्लाइंट को नहीं पता कि उसका क्या लॉ है, किसका वॉयलेशन हो, ये वकील को जानना है उसकी कहानी सुनते हुए कि किस राइट का वॉयलेशन हुआ है और किस लॉ के अंडर ये केस जाएगा। अगर आपने ये डिटेक्ट कर लिया कि इसकी पूरी कहानी में किस राइट का वॉयलेशन हुआ है, इट मींस सिविल लॉ के अंदर आपके पास कॉज ऑफ एक्शन है, आप कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट का दरवाजा खटखा सकते हो। तो यही आपका कॉज ऑफ एक्शन है। तो जब भी क्लाइंट को सुनो, समझो कि इसकी कहानी में लॉ कौन सा है, उस लॉ के अंदर राइट कौन सा मिला है जिसका वॉयलेशन हुआ है। इट इज योर कॉज ऑफ एक्शन। इसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं कॉज ऑफ एक्शन में। पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिविल लीगल राइट, दूसरा वॉयलेशन ऑफ दैट राइट बाय अनदर पर्सन, कि आपके पास कोई ना कोई राइट होगा जिसका वॉयलेशन करा है दूसरे बंदे ने। तो ये 2 चीजें अगर आपके पास है, राइट प्लस वॉयलेशन, दोनों अलग अलग चीजें हैं। राइट भी होना चाहिए प्लस उसका वॉयलेशन भी होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं, अब आप कोर्ट बड़े आराम से जा सकते हो। यू हैव द राइट टू गो टू द कोर्ट इन ऑर्डर टू सीक रिलीफ। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्यों बोला, सबसे पहले मैंने आपको यही चीज समझाई, कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए आपके पास, कोर्ट जाने की वजह होनी चाहिए, रीजन टू अप्रोच द कोर्ट इन ऑर्डर टू सीक रिलीफ। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों जज कहा जाता है, अच्छी ड्राफ्टिंग का ये नियम है कि आपकी प्लीडिंग्स के इनिशियल पैराग्राफ्स में ही कॉज ऑफ एक्शन लिखा होना चाहिए। ये सबसे अच्छी ड्राफ्टिंग का सबूत है। क्यों इस पे एम्फसाइज कर रहा हूं कि कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए आपकी केस, मतलब कोई वजह होनी चाहिए, कोई लॉ इन्वॉल्व होना चाहिए जिस बेसिस पे आप कोर्ट गए हो। क्यों मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आपने कॉज ऑफ एक्शन लिखा ही नहीं है अपनी प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन लिखा ही नहीं है, तो एज पर ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ दी सीपीसी आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट डे पे प्लेंट रिजेक्ट, केस एंड, आपका केस ही खत्म हो जाएगा। तो ये इतना बड़ा डिफेक्ट है अगर आपने लिखा ही नहीं है। चलो आपने लिख दिया लेकिन केस में प्रूव नहीं कर पाए, मतलब अपने केस को प्रूव नहीं कर पाए कि जैसे मान लो ट्रेसपास का केस फाइल करा था लेकिन आप प्रूव नहीं कर पाए कि सामने वाले ने हमारे घर में ट्रेसपास करा है, अपने कॉज ऑफ एक्शन को प्रूव नहीं कर पाए, तो क्या होगा,
सूट डिसमिस हो जाएगा, सूट डिसमिस हो जाएगा। अगर लिखा नहीं है तो रिजेक्ट होगा, लिखा है लेकिन प्रूव नहीं कर पाए तो सूट डिसमिस हो जाएगा। अभी एक और वीडियो मैं इस पे बनाऊंगा कि रिजेक्शन और डिसमिसल में फर्क क्या होता है। सुनने में दोनों वर्ड सेम लगते हैं लेकिन वर्ड्स में फर्क है, ठीक है, ये चीज। अब मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो, इसको लिखते कैसे, चलो मैंने आपको थ्योरी तो समझा दी। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल राइट एंड वायलेशन ऑफ दैट लीगल राइट, दिस इज योर कॉज ऑफ एक्शन। लेकिन ड्राफ्टिंग में लिखना कैसे है, लिखते कैसे हैं? देखिए, एक अच्छी ड्राफ्टिंग का ये सबूत है कि आप ना राम कहानियां नहीं लिखोगे। आप जितना हो सके ना अपनी चीजों को कंसाइज वे में बताने की कोशिश करोगे, मटेरियल फैक्ट्स को कंसाइज वे में बताने की कोशिश करोगे। ये अच्छी ड्राफ्टिंग का सबूत है, ये ही ड्राफ्टिंग है। ये नहीं कि सब कुछ लिखते चलेगा, सब कुछ लिखते चलेगा, ये ड्राफ्टिंग होगी, नहीं। एक अच्छी ड्राफ्टिंग करने वाला इंसान हर चीज नहीं लिखेगा, और लिखेगा तो कम शब्दों में लिखेगा कि इफेक्टिव हो। हमेशा बोलना जरूरी नहीं है, कभी कभार बोलो और कम बोलो और इफेक्टिव बोलो, वो ज्यादा अच्छा है। सेम यहां पे जैसे ए को केस फाइल करना है डिफामेशन का बी के अगेंस्ट, ए को बी के अगेंस्ट डिफामेशन का केस फाइल करना है। अब आपको लिखना है कॉज ऑफ एक्शन। लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल राइट इन अग्रीव्ड पर्सन। तो इसमें क्या करना है, आपने ब्लैंक्स फिल करने हैं। लीगल राइट लिख दो, एग्रीव्ड पर्सन का नाम लिख दो। जैसे डिफामेशन के सूट में लीगल राइट, आप कहते हो कि आप डिफामेशन का सूट फाइल करते हो, तो डिफामेशन के सूट्स में लीगल राइट क्या होता है? डिफामेशन के सूट का लीगल राइट क्या होता है? बेसिकली यू हैव द लीगल राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड रेपुटेशन इन द सोसाइटी। आपके पास समाज में इज्जत के साथ रहने का अधिकार है, ठीक है। यह आपका लीगल राइट है। किसका? क्लाइंट का, जिसके साथ गलत हुआ उसका नाम। एग्जिस्टेंस ऑफ अ राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड रेपुटेशन इन मिस्टर ए एंड वायलेशन ऑफ दैट लीगल राइट बाय मिस्टर बी, कि ये मेरे राइट जो है मिस्टर बी ने वायलेट करा है। कैसे? बाय जो भी लिख के कि आपने आर्टिकल पब्लिश करा है या कहीं 10 लोगों के बीच में कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट पास करी है, जैसे मर्जी फॉर्म में हो, इसके आगे बता दीजिए कि हाउ, कैसे वायलेट हुआ। तो बेसिकली आपने 3 लाइनों के अंदर केस की समरी बता दी। जज को इतना पढ़ के समझ आ गया कि मुझे इसके अंदर लॉ ऑफ टॉर्ट लगाना है, और लॉ ऑफ टॉर्ट में भी डिफामेशन का केस है। तो कितना काम उसका आसान हो गया कि अच्छा डिफामेशन का केस है, बाकी कहानी तो मैं चलते हुए केस में आप लोगों से सुन ही लूंगा। ये चीज होती है, 3 लाइनों में आपने केस समराइज कर दिया अपना। इट इज कॉज ऑफ एक्शन। इसको ऐसे लिखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल राइट। तो जो लीगल राइट क्लाइंट का वो वहां लिख दो, और क्लाइंट का नाम क्या है फिर वो लिखो जिसका वायलेशन हुआ है, फिर जिसने करा है उसका भी नाम लिखो। तो ऐसे एक लाइन के अंदर आपने 2 लाइनों के अंदर कैसे वायलेशन हुआ, 2 लाइन उसकी भी, तो 2 से 3 लाइनों में आपने पूरा का पूरा केस को समराइज कर दिया कि बेसिकली केस है किस चीज से रिलेटेड। तो ये होता है कॉज ऑफ एक्शन, एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल राइट एंड वायलेशन ऑफ दैट लीगल राइट बाय अनदर पर्सन। और ये याद रखना, नहीं लिखा तो प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं लिखा तो प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा, और लिखा लेकिन प्रूफ नहीं कर पाए, एविडेंसेस नहीं थे प्रूफ करने के लिए, तो केस डिसमिस हो जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं पार्टीज। केस की पार्टीज को बुलाया कैसे जाता है, पार्टीज के नाम क्या क्या होते हैं। जैसे अगर आपने सूट फाइल करा है, तो जिस इंसान ने केस फाइल करा है उसको कहा जाता है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ जिसके अगेंस्ट में फाइल हुआ है उसको कहा जाता है डिफेंडेंट। जिसके अगेंस्ट में फाइल हुआ उसको कहा जाता है डिफेंडेंट। अगर आपने एप्लीकेशन लगाई है कोर्ट में, एप्लीकेशन, तो जो इंसान एप्लीकेशन लगा रहा है उसको कहते हैं एप्लीकेंट। जिसके अगेंस्ट में लगी है उसको कहा जाता है रिस्पोंडेंट। अगर आपने पेटिशन लगाई है,
पिटीशन फाइल करी है तो फाइल करने वाले को कहा जाएगा पिटिशनर, और जिसके अगेंस्ट में फाइल हुई है उसको कहा जाएगा रिस्पोंडेंट। जिसके अगेंस्ट में फाइल हुई है उसको कहा जाएगा रिस्पोंडेंट। अब सर ये बताओ, सूट, एप्लीकेशन और पिटीशन, हमें कैसे पता चलेगा कि कब पिटीशन फाइल करनी है, कब एप्लीकेशन फाइल करनी है? मैंने क्या बोला, जिस लॉ के अंडर केस जाएगा ना वो लॉ ही बता देगा कि आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है या पिटीशन फाइल करनी है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, हिंदू सक्सेशन एक्ट में हमेशा एप्लीकेशन फाइल होती है। हिंदू सक्सेशन एक्ट में हमेशा एप्लीकेशंस जाती है। पिटीशंस कहां जाती है? हिंदू मैरिज एक्ट में। हिंदू मैरिज एक्ट का बेयर एक्ट पढ़ना, उसमें डिवोर्स की भी पिटीशन जाती है, लिखा हुआ है, बेयर एक्ट ही बताएगा, लॉ खुद ही बताएगा कि आपने एप्लीकेशन फाइल करनी है, पिटीशन फाइल करनी है, सूट फाइल करना है। जो वो बोले आपने बस वो फाइल करके, जो फाइल करेगा उसको इस नाम से बुलाना है, जिसके अगेंस्ट फाइल होगा उसको इस नाम से बुलाना है। तो लॉ ही बताएगा कि आपने एप्लीकेशन लगानी है, पिटीशन लगानी है, सूट फाइल करना है। ये लॉ का काम है बताने का, ठीक। अब लास्ट चीज, सब्जेक्ट मैटर, मतलब केस का बेसिस। सब्जेक्ट मैटर है क्या? किस चीज को लेकर लड़ाई हो रही है? देखो, लड़ाई सिर्फ दो चीजों को लेकर होती है जनरली, या तो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होगी, या तो प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई चल रही होगी, या तो पर्सनल राइट्स को लेकर लड़ाई चल रही होगी, जैसे डिफामेशन हो गया, राइट टू वोट हो गया, ठीक है, या डॉवर का अमाउंट हो गया, या तो पर्सनल चीजों को लेकर लड़ाई होगी, या प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई होगी, या तीसरा होता है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट ने कुछ ऑब्लिगेशंस लगाई थी, आपने उसका फुलफिल नहीं करा, तो आप केस फाइल करोगे। तो एक केस के तीन ही बेसिस होते हैं, या तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो इसको आप कहा जाएगा, इस केस का सब्जेक्ट मैटर है प्रोप्राइटरी। केस का सब्जेक्ट मैटर है प्रोप्राइटरी क्योंकि प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। अगर प्रॉपर्टी नहीं, डिफामेशन का केस है, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का केस है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का केस है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो मैटर्स होते हैं, फिर आप कहते हो कि हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है केस का वो है पर्सनल राइट। पर्सनल राइट। अगर कॉन्ट्रैक्ट के मसले हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मामला है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मामला है, तो आप कहोगे कि आपका जो सब्जेक्ट मैटर है वो है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो केसेस के बेसिस बताना है, वो होता है सब्जेक्ट मैटर, उसको कहा जाता है लॉ की टर्म में सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। तीन तरीके से हो सकता है, या तो प्रॉपर्टी होगा, या पर्सनल राइट होगा, या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होगा। अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट कि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए ला सकें। और ये फर्स्ट पार्ट था, अभी इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें हम रिमेनिंग टर्म समझाएंगे और कौन कौन सी टर्म्स हैं जो सीपीसी में यूज होती हैं और जो आपको जानना फॉर योर सेक ऑफ नॉलेज एंड सीपीसी की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।